सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार इस भाग में हम जानेंगे कि कविता की सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए एक प्रारूप देखेंगे हम और साथ ही एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कविता को सप्रसंग व्याख्या सहित कैसे लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं और इससे संबंधित कुछ चीज़ें प्रश्न के रूप में उसके उत्तर को साथ में जानते हुए पहले समझ लेते हैं, फिर प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संदर्भ किसे कहते हैं। कविता अथवा गद्य के अंश को व्याख्या के लिए जहाँ से लिया गया है उस पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम, शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी देना ही संदर्भ कहलाता है। और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार उनको ये जानकारी होते हुए भी किस चीज़ को पहले लिखना है, बाद में लिखना है, साथ में लिखना है, कई तरीके के प्रश्न उनको परेशान करते हैं और जानकारी होने के बावजूद वो बेहतरीन उत्तर पेश करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसी के लिए एक प्रारूप देखेंगे, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष ये सब चीज़ें क्या हैं जो एक किसी भी अंश की व्याख्या प्रस्तुत करते वक्त जो इनकी भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए। तो संदर्भ जो है वो हमारे सामने कोई भी अंश हो, चाहे वो गद्य का हो या पद्य का हो, चाहे कविता का हो या कहानी उपन्यास का हो, जिसकी हमें व्याख्या करनी है, वो किस पाठ से लिया गया है, उसका क्या नाम है, उस अंश का क्या नाम है, उस पाठ जिस पाठ से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक का नाम और उससे संबंधित कवि या लेखक का नाम, ये सारी जानकारी हमें संदर्भ में लिखनी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रसंग किसे कहते हैं। अब हमारे सामने जो भी अंश है उसको हम संक्षिप्त रूप में ये बताएं कि इस अंश के अंदर लेखक ने या कवि ने क्या बताना चाहा है। और जब किसी विषय की जानकारी दे दो कि इसमें हम ये बात बताएंगे, तो फिर उसको डिटेल में पढ़ना कितना आसान हो जाता है। वैसे ही होता है प्रसंग। जब आप किसी के सामने उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो प्रसंग पढ़ के पता चल जाएगा अध्यापक को कि यहाँ पर इस अंश की व्याख्या की जा रही है, पेश की जा रही है। और उस प्रसंग को पढ़कर ही अध्यापक को आइडिया लग जाता है कि हाँ, बच्चा किस विषय में बताना चाह रहा है। तो प्रसंग जो है वो यही है कि जिस भी अंश की हमें व्याख्या करनी है उस अंश से संबंधित जो है एक संक्षिप्त सी जानकारी कि यहाँ पर इस विषय का वर्णन मिलेगा, वो देना। जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया हो उसमें कौन सा विचार है, भाव है या घटना का वर्णन है, उसकी जानकारी देना ही प्रसंग कहलाता है। व्याख्या किसे कहते हैं। किसी भी कविता अथवा गद्य के अंश में व्यक्त जो विचार हैं उनके भावों को बहुत ही सरल तरीके से बताने की जो विधि है वही व्याख्या है। अब देखेंगे कि पाठ में जो भी हमें प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो कठिन से कठिन है और जो गहन से गहन यानी गहराई से जो विचार प्रस्तुत करते हैं और बहुत गंभीर विचार प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं की ज़्यादातर व्याख्या हमें करने को मिलती है। तो वो कठिन से कठिन रूप में, अपने कठिनतम रूप में होते हैं। तो पाठ को समझते हुए आपको भी ये चीज़ महसूस होती है कि वो कोई सरल से सरल भाषा में उसको समझा दे, ताकि आप उसमें जो निहित गहन विचार है, गहराई से जो विचार को प्रस्तुत करना चाहा है लेखक ने या कवि ने, वो आपको समझ में आ जाए। वैसे ही व्याख्या लिखने का, प्रस्तुत करने का भी यही एक कारण है कि आप उस विचार को जो लेखक ने या कवि ने अपने लेखन में, रचना में दिया है, आप उसको कितनी सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो व्याख्या वही है कि उसको विस्तृत रूप में कितनी सरल तरीके से आप समझा सकते हैं। किसी भी कविता अथवा गद्य के अंश में व्यक्त जो विचार हैं और भाव हैं उनको सरल तरीके से समझाना या बताना व्याख्या है। शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत, शिल्प यानी हमने भाषा में उसकी सुंदरता को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करा है और भाषा को किस रूप में रखा है, कठिन या सरल। उसको सजाने के लिए हमने बिंब, प्रतीक, अलंकार, रस, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है या नहीं। ये सारे तरीके होते हैं, लेखन के स्टाइल होते हैं, जिसको शैली बोला जाता है, जिसको शिल्पगत विशेषताएं बोला जाता है। और ज़्यादातर इसको हम व्याख्या लिखने के बाद विशेष में लिखते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो कविता है इसमें कवि ने अपने किन किन कौशलों का प्रयोग अपने विचार को प्रकट करने के साथ साथ दिखाया है।
तो अगर हम ये सक्षम हो जाते हैं जानने में कि विचार कौन सा बताया है कवि ने, या फिर इसमें कौन से अलंकार, बिंब, प्रतीक का प्रयोग किया है, मुहावरे का प्रयोग किया है, भाषा कैसे उसने प्रयोग की है, तो इसकी जानकारी देने का अर्थ हो जाता है कि बच्चे को भाषा का कितना बारीकी से ज्ञान हो गया है। तो शिल्पगत विशेषताएं, व्याख्या के लिए प्रस्तुत कविता या गद्य का कोई भी अंश जिसकी लेखन शैली, जिसमें भाषा, मुहावरे, विचार, बिंब, अलंकार, रस, सरल या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, ये बताए। क्लिष्ट यानी कठिन। अंचल विशेष का, अब जैसे किसी विशेष जगह के विषय में कवि बता रहा है या फिर लेखक बता रहा है, और वहीं से संबंधित भाषा का प्रयोग कर रहा है, या भाषा का प्रयोग ना करके उसमें वहाँ उस अंचल विशेष से संबंधित कुछ शब्दों का प्रयोग दिखा दे, तो ये भी एक विशेषता हो जाती है। व्यंग्यात्मकता है, विवरणात्मक है, विवेचनात्मक है, ये सारी शैली हैं, शिल्पगत विशेषताएं हैं। तो ये कविता की सप्रसंग व्याख्या लिखने से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रारूप को समझ पाएंगे। यानी जो हमने एक स्टाइल तैयार किया है, कि स्टाइल मतलब एक प्रारूप यानी एक खाका तैयार किया है कि हम इसी के तरीके से सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे अपने परीक्षाओं में, जिससे कि पूरे अंक ले सकें। एक बात और यहाँ पर हमें समझ लेनी चाहिए कि हमने अभी तक ये जो भी पढ़ा है, जैसे कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है और शिल्पगत विशेषताएं, तो एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि व्याख्या जहाँ हम प्रस्तुत करते हैं वो किसी भी अंश का भाव पक्ष होता है, जिसमें कवि जो है अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है, इसी के लिए उसे भाव पक्ष कहा जाता है। और ये जो शिल्पगत विशेषता है, जहाँ पर लेखन शैली को बताया जाता है कि लेखक ने या कवि ने कौन सी लेखन की शैली को अपनाया है यहाँ पर, और किस तरीके के सजावट का प्रयोग इसमें किया है कवि ने, तो ये काव्य सौंदर्य हो जाता है। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष, जिसको शिल्पगत विशेषता, कला पक्ष या फिर काव्य सौंदर्य, इतने नामों से बुलाया जाता है। अब आप देख सकते हैं भाव पक्ष, भाव का अर्थ होता है भाव, इमोशंस या विचार, यानी कवि अपनी रचना में जिन इमोशंस को प्रकट करे, भावों को प्रकट करे, वो भाव पक्ष है। और कला पक्ष क्या है? कला का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इसमें क्या है कि कवि अपने विचार तो प्रस्तुत कर रहा है अपनी रचना के माध्यम से, लेकिन उसमें भाषा को अपने तरीके से प्रयोग करना चाहा है, जैसे उसने कठिन से कठिन या सरल से सरल, और उसमें अलंकार, बिंब, प्रतीक, छंद, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग साथ में वो कर रहा है अपने विचारों को पेश करते करते, तो ये उसकी कला है, तो वो कला पक्ष में आ जाता है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है, आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर देखते हैं प्रारूप क्या है। अब कविता की सप्रसंग व्याख्या करने के का तरीका क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि संदर्भ पहले लिखें, प्रसंग लिखें, फिर प्रसंग लिखें या संदर्भ लिखें। व्याख्या सबको मालूम है कब कहाँ लिखना है, विशेष भी सबको बेहतरीन तरीके से मालूम है। ज़्यादातर प्रश्न जो है संदर्भ और प्रसंग को लेकर उठते हैं। तो संदर्भ को समझ लीजिए कि संदर्भ में कविता का नाम और पाठ्य पुस्तक का नाम आता है। तो जाहिर है किसी भी अंश की अगर हम व्याख्या कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी हम पहले दे दें, तो उसके बाद प्रसंग में हम उसकी संक्षिप्त जानकारी, तो ये स्टेप तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये समझ में आते हैं कि किस चीज़ को हमें पहले बताना चाहिए। तो हमारे सामने कोई भी अंश है कविता का या गद्य का, काव्य के हम कविता की सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो कविता को ही लेते हैं कि कविता का कोई भी अंश है हमारे सामने, सबसे पहले हम उस कविता का नाम बताएंगे, किस पाठ्य पुस्तक से है वो बताएंगे, और इस कविता के रचनाकार कौन है वो बताएंगे। फिर हम लिखेंगे प्रसंग, उसकी संक्षिप्त जानकारी देंगे कि इस कविता में कवि ने इस विषय पर चर्चा की है, और फिर व्याख्या में कविता को सरल विधि से विस्तृत जानकारी देंगे, और फिर विशेष में हम उसकी शिल्पगत विशेषताएं लिखेंगे। तो ये इसके स्टेप हो गए। पहले संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और फिर विशेष लिखना है। और हम ये समझ चुके हैं कि संदर्भ किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं, व्याख्या किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। पाठ्य पुस्तक 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया उदाहरण है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ मरोड़,
घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब ये कविता का एक अंश है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक की आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग क्या है? इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा जो है वो दुरूह यानी कठिन हो जाती है। तो यही कविता का विषय है जो हमने प्रसंग में बताया है। अब जो हमें पंक्ति और कविता का अंश दिया गया उसको एक एक करके लाइन बाय लाइन उसका हम सरल तरीके से अर्थ बताएंगे व्याख्या के अंतर्गत। व्याख्या। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों का वाक्यांशों वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य यानी जो मूल विषय था वो भी जटिल होता गया यानी कठिन होता गया। विशेष क्या है? अब यहाँ पर हम विशेष लिखेंगे। कवि ने अपनी कविता में किन विशेषताओं का प्रयोग किया है? कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष यानी व्यंग्य किया है। सबसे पहले हमने विशेष में ये बता दिया कि कवि ने इस अंश में कौन सा भाव प्रकट किया है। उसके बाद भाषा सरल है, सहज है और साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा, काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है और साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है। और इस तरीके से 4-5 विशेष लिख देना यहाँ पर अनिवार्य है, जिससे कि एक बेहतरीन व्याख्या सप्रसंग व्याख्या जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी और इस तरीके से पूरे अंक लेना भी संभव हो सकेगा। तो आशा करती हूँ इस भाग में हमने जो कविता को लेकर सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है उसको समझने का जो प्रयास किया है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।